सबसे पहले गुरुजी का शुक्राना, क्योंकि इस लॉकडाउन में सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स ही यही है कि हम लोग सत्संग सुन पा रहे हैं। ये हमारे लिए कुछ मैसेजेस हैं जो गुरुजी किसी न किसी तरीके से हमें भिजवा देते हैं और जिसको हम बहुत मिस भी कर रहे हैं। और मैं पिछले कई महीनों से बहुत ज्यादा अपसेट चल रही थी और आज शायद गुरुजी ने मुझे इसीलिए ये मौका दिया कि मैं अपना सत्संग भी शेयर करूं और मुझे वो पहले वाला जो ब्लेसिंग्स थी, जो मैंने इतनी ब्लेसिंग्स ली हैं अपने पूरे, जितनी देर भी बड़े मंदिर जाते रहे हैं हम लोग। और ये बात सही है कि हमारा रिश्ता उनके साथ कब से जुड़ा है ये हमें नहीं पता। हमें सिर्फ इस बर्थ का पता है कि हम इनसे जुड़े हैं। हमें अभी सिर्फ मुश्किल से 10 साल ही हुए हैं गुरुजी से जुड़े हुए। और जब मैं जुड़ी थी वो मेरी एक अपनी सेल्फिशनेस थी, क्योंकि मैं बहुत प्रैक्टिकल थी अपनी लाइफ में। मैं किसी भी गुरु को नहीं मानती थी। मेरे सिर्फ यही सोच होती थी कि जो ह्यूमन बीइंग है वो कभी भी गॉड नहीं हो सकता। और इसी सोच के साथ मैं हमेशा रही हूँ। और हमारे इष्ट बांके बिहारी वृंदावन सिर्फ वहीं जाते थे, जैसे पेरेंट्स लेके जाते थे बस वही थे। शादी के बाद भी मतलब मैं पूरी डिवोटी रही हूँ बांके बिहारी से। लेकिन एक बार बीच में ऐसा हुआ है कि कुछ शादी में प्रॉब्लम्स आई और मेरा ब्रदर क्योंकि साईं डिवोटी है तो उसने मुझे कहा एक बार शिरडी चलो और सब ठीक हो जाएगा। बाबा ने अपनी तरफ खींचा, बहुत प्यार दिया। और उनकी एक बुक होती थी बाबा की, अभी भी है सॉरी, और उसमें एक चैप्टर होता था गुरु की महिमा। और मैं जब भी वो चैप्टर पढ़ती थी मैं कहती थी अगर गुरु लाइफ में होना इतना जरूरी है तो मेरा गुरु कौन है? कि साईं बाबा आप हमारे गुरु हो या बिहारी जी गुरु हैं? क्योंकि मुझे लाइफ में अब कोई डायरेक्शंस चाहिए। मुझे नहीं समझ आ रहा मेरी लाइफ कहाँ जा रही है। बहुत अच्छी लाइफ थी जब बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं जो आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो कई बार, या आपको नहीं पता होता कि आपको वो कैसे कैसे उनको हैंडल करना है, तो आपको कोई ना कोई डायरेक्शन चाहिए होती है। अनडाउटेडली पेरेंट्स हमेशा आपके बैक एंड पे होते हैं, बट एक ऑलमाइटी डायरेक्शन चाहिए होती है हम सभी को। और मैं शायद वो डायरेक्शन ढूंढ रही थी। तो एक बार मुझे मेरे ब्रदर ने ये बात बोली कि गुरु को आप नहीं ढूंढते, गुरु आपको ढूंढता है। जब तक कोई गुरु नहीं चाहेगा आप अपने गुरु से नहीं मिल सकते। बहुत परेशान रही। एक बार मेरी एक फ्रेंड का मेरे को अचानक कॉल आता है और उसके बीच में ये जितने भी यहाँ पे दिल्ली में गुरु हुए, दिल्ली में जैसे छोटे मोटे गुरु, और उनके स्कैम शुरू हो गए और बहुत गुस्सा भी आया कि क्या चल रहा है। इसी दौरान मेरी फ्रेंड का कॉल आया मुझे कि पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरी शादी बहुत लेट हुई थी। आई वॉज इन लेट 20s जब मेरी शादी हुई। एंड वी हैव नॉट प्लान्ड एनीथिंग कि हम कोई प्लानिंग करके बेबी करेंगे। वी हैव नो टाइम, सो हमें अपनी फैमिली जल्दी ही शुरू करनी थी। बट यस, क्योंकि मेरी जर्नी इतनी इजी नहीं थी लाइफ की, तो आई वॉज नॉट एबल टू कंसीव। हमने 2 साल तो ऐसे ही निकाल दिए। 3rd ईयर में भी डिसाइडेड कि हम एक डॉक्टर्स के पास जाना शुरू करें। हमने डॉक्टर्स के चक्कर लगाने शुरू कर दिए और मेरे ख्याल से दिल्ली में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जिसको हमने नहीं कंसल्ट किया। एक डॉक्टर, दूसरा डॉक्टर, और इमोशनल इतना ट्रॉमा होता था बिकॉज आप वैसे ही एक चीज को जिसको आप कोशिश कर रहे हो कि वो आपको मिले और आपको नहीं मिलती। और ऊपर से डॉक्टर्स की जिस तरह से बात करने का तरीका होता था, कई बार आप मेडिकल टर्मिनोलॉजीज ऐसी होती हैं कि आपको नहीं समझ आती और उस वक्त आप ब्लैंक होते हो जब आप किसी डॉक्टर से अपनी तकलीफ शेयर करते हो। और जब सामने से वो डॉक्टर्स, इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स, मैं अभी नाम नहीं बताऊंगी, इतनी बड़ी बड़ी गायनेकोलॉजिस्ट जब आपसे इतनी बदतमीजी से बात करती है तो यू फील लाइक कि यू शुड गेट अप फ्रॉम देयर, कि भाड़ में जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। वो सब ट्रॉमा होने के बावजूद भी आई वाज कीप ऑन गोइंग। फिर बीच में फाइनेंशियल क्राइसिस इतने आ गए कि मुझे जॉब करनी पड़ी। जॉब भी लगी, कॉर्पोरेट में लगी, और कॉर्पोरेट का टाइम होता था सुबह 9 बजे से लेके शाम के 6-7 बजे तक का। घर आते आते मुझे 10 बज जाते थे।
कई बार 9:30 भी होते थे। अब इतनी लंबी ड्राइव के बाद घर आना मेरी हेल्थ वैसे ही थोड़ी सी ऐसी ही चल रही थी बिकॉज आई वॉज ऑन दी मेडिकेशन टू कंसीव। तो डॉक्टर्स मुझे हमेशा यही कहते थे कि पहले आप अपनी जॉब छोड़ो तब जाके आप कुछ करोगे। मैं कहा मैं जॉब नहीं छोड़ सकती हूँ। फिर एक डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया कि हम ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हैं, इट्स बीइंग ऑलरेडी 3 years कि आप इतनी ज्यादा आपकी फाइल मोटी हो गई है कि आप इतने डॉक्टर्स के चक्कर काट चुके हो। नाउ द ओनली ऑप्शन इज लेफ्ट विद द आईवीएफ। आईवीएफ के लिए उतना ही पैसा चाहिए होता है जो हमने सोचा नहीं था। एनीवेज वी हैव नो चॉइस लेफ्ट। सारे ट्रीटमेंट्स कर लिए, जितने भगवान थे सबको मना लिया। गुरुद्वारे में चक्कर काटना, कौन सा गुरुद्वारा नहीं था जहां पे हम लोग नहीं गए। जिसने जैसे बोला ये व्रत करो वो व्रत किया। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हर जगह पहुंचे, चाहे वो मस्जिद था, चाहे वो कोई तांत्रिक भी था कि वो बता देंगे कि किसी ने अगर आपका नहीं होना चाहते, जैसे कहते हैं कि आप मतलब कोई बांधा कर देता है समथिंग लाइक दैट, वहां तक भी गए, उस लेवल तक भी गए कि जस्ट टू हैव अ सिंपल लाइफ, एक बेबी चाहिए, बस एक फैमिली स्टार्ट करनी है। एक लाइफ फाइनेंशियल क्राइसिस, दूसरी लाइफ ये इमोशनल ट्रॉमा बहुत, और ऊपर से आपकी जॉब जो आपको ना आप छोड़ सकते हो ना आप कंटिन्यू कर पा रहे थे। इतनी प्रॉब्लम्स होने के साथ साथ एक दिन मैं बहुत थक गई और मैंने, क्योंकि मैं बिहारी जी की बहुत भक्त थी तो मेरे पास लड्डू गोपाल थे, उनकी मैं सेवा करती थी। एक दिन मैंने लड्डू गोपाल जी से कह दिया, मैंने कहा बस अब मैं आपकी सेवा नहीं करूंगी, अब आपको आना पड़ेगा। और जिसको भी हम पत्री दिखाते थे, जिसको भी देखते थे, कोई भी नहीं कहता था कि आपका डिले है, कि इश्यूज में आपके डिले है, कुछ भी नहीं होता था ऐसा। सब कहते थे कि बहुत जल्दी हो जाएगा, 2 बेटे हैं, बहुत जल्दी हो जाएगा। बॉम्बे तक चले गए हम लोग अपना ट्रीटमेंट कराने, क्योंकि हमें एक डॉक्टर ने बोला था कि आप बॉम्बे जाओ, वहां का आईवीएफ हो जाएगा तो बहुत अच्छा है। जब हम बॉम्बे गए तो बॉम्बे में उन्होंने हमारी फाइल देख के बंद की। उन्होंने कहा इट्स नॉट अ वेरी गुड कंडीशन, तो आप दिल्ली ही में जाके कुछ करवाइए। उन्होंने हमें एक डॉक्टर रिकमेंड किया, बॉम्बे वाली डॉक्टर ने हमें दिल्ली अगेन डॉक्टर रिकमेंड किया। हम वापिस आए, हमने वापिस आके फिर ट्रीटमेंट के लिए शुरू किया। तो उस डॉक्टर ने हमें ये कह दिया कि एज इज नॉट ऑन योर साइड, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द आईवीएफ। जॉब के साथ आईवीएफ कराना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मैंने अपने कॉर्पोरेट में, अपने ऑफिस में एप्लीकेशन डाल दी कि मुझे ऐसे कोई ट्रीटमेंट कराना है। तो दे आस्क्ड मी टू रिजाइन, बट वी कैन नॉट अलाउ यू टू लीव लाइक दिस ऑन अ मेडिकल टर्म्स। हाँ, आप कंसीव करते हो, एक अलग प्रोसेस है, बट हम ऐसे नहीं आपको ब्रेक में भेज सकते। एनीवे आई हैव टू कंटिन्यू बिकॉज आई हैव टू अर्न ब्रेड। उसके बाद आईवीएफ शुरू होता है एंड आईवीएफ इज नॉट दैट इजी प्रोसेस। आपके इंजेक्शन, आपके जो आपकी मेडिकेशन है आईवीएफ की, दैट इज सो टफ कि वो आपको इतना अंदर से वीक कर देती है और एक अंदर से अजीब सा डर, और बार बार ये आंखों में आंसू होते थे कि वाई विद मी, वाई विद मी। एनी हाउ चलता रहा। आईवीएफ का रिजल्ट आया, वो नेगेटिव आया। हम और टूट गए, मैं और मेरे हस्बैंड इतना टूट गए कि अब हम कुछ नहीं करेंगे। अगर अब रब ने देना होगा तो देगा, नहीं देना होगा तो छोड़ दो। और हम किसी भी अब स्पेशल मंदिर में जाके नहीं जाएंगे, ना हम बाबा के जाएंगे, ना हम बिहारी जी के जाएंगे। वी बोथ हैव डिसाइडेड कि अब हम अपनी सिर्फ फैमिली, अब हम सिर्फ अपने आप को देखेंगे जितने। और ऑब्वियसली जब आपके पास कोई रीजन नहीं होता तो आपके हस्बैंड वाइफ में भी बहुत सारी डिस्टर्बेंसेस शुरू हो जाते हैं, वो भी शुरू हो गए। ऑल ऑफ ए सडन मुझे मेरी फ्रेंड का कॉल आता है, वो मुझे कहती है कि आप पूजा, तेरे लिए एक मैसेज है गुरु की तरफ से। मैं कहा से इट अगेन, किसकी तरफ से मैसेज है? कहती गुरु। मैं कहा वो कौन है? कहते हैं अच्छा तू सुन, मैं तुझे कहीं लेके जाऊंगी, छतरपुर में गुरुजी हैं और वहां पे इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि तू जा, और मैं मान ही नहीं सकती कि तेरा काम ना हो। और आप मानोगे नहीं संगत जी, मैंने फोन रख दिया।
उसका मुझे फिर 2 दिन बाद फोन आया कि प्लीज तू नाराज मत हो, बट मेरे को बार बार गुरुजी कह रहे हैं कि तू वहां पे जा। मैंने उसकी बात नहीं मानी, 2 महीने निकल गए। उसके साथ एक प्रॉब्लम थी कि वो कंसीव नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसका वेट बहुत ज्यादा था। उसको भी एक आंटी ने कहा था गुरुजी के पास जाने के लिए, वो शायद इसीलिए मुझे कॉल कर रही थी, और वो वहां पे गई और विद इन अ मंथ उसने कंसीव कर लिया। वो शायद इसीलिए मुझे बताना चाह रही थी कि गुरुजी के जाना है। उसने मुझे डिस्क्लोज नहीं किया था कि वो कंसीव कर चुकी है। उसने मुझे थर्ड टाइम जब कॉल किया, उसने मुझे बताया कि मेरी गुड न्यूज है और ये सिर्फ उन गुरुजी की वजह से है। तेरे को पता है मेरी शादी को भी 8 इयर्स हो गए हैं और तेरी भी शादी को मोर देन 12 इयर्स हो गए हैं, तो एक बार चल। मैं कहा ठीक है, मुझे अपने हस्बैंड से बात करने दो, लेट मी आस्क हिम। मैंने जैसे अपने हस्बैंड से बात की तो ही इज अ वेरी सिंपल मैन। मतलब उनके लिए ऐसा कुछ नहीं था कि बड़े एडमेंट है और जिद्दी टाइप से कि नहीं करेंगे। उन्होंने मुझे बोला कि हाँ ठीक है, चल के वहां पे भी चल के देख लेते हैं, वैसे तो वहां से भी कुछ नहीं मिलना, चल लेते हैं, घूम के ही आ जाएंगे। उस फ्रेंड ने हमारे साथ जाना था लेकिन समा उसका कैंसिल हो गया। उसने हमें डायरेक्शंस बता दी। छतरपुर का रास्ता हमें पता था। छतरपुर से आगे हम चलते जगह पहुंचे, भट्टी माइंस तक पहुंचे। जैसे ही हम एंटर करते हैं वहां पे, तो उसने हमें बताया था कि एक बहुत बड़ा शिवलिंग है। तुम्हें दूर से ही दिख जाएगा, शिवलिंग दिखा। और उससे पहले मैं यहाँ पे दिल्ली में जब रोड्स पे हम लोग होते थे तो हम देखते थे कि गाड़ियों के पीछे गुरुजी गुरुजी लिखा हो, तो हमें समझ नहीं आता था ये कौन से नया गुरु आ गया दिल्ली में। अब ऑलरेडी कम गुरु है, एक और गुरु आ गया, क्योंकि यही थॉट प्रोसेस चलता रहा था मेरे में। एनी हाउ हम बड़े मंदिर पहुंचे। इट वॉज 21 सितंबर, आई स्टिल रिमेम्बर द डेट, 2010। एंड उसके बाद मुझे जैसे मैं गणपति जी के पास पहुंचती हूँ, मत्था टेकती हूँ, एक अजीब सा मन को शांति मिली, जो आई एम श्योर हम सब गए हैं और हम सभी को मिलती है। वहां पे समाधि पे जैसे उसने डायरेक्ट किया था कि समाधि आएगी, वहां पे चक्कर काटना है, चक्कर काट लेना, फिर आगे शिव जी है, वहां पे मत्था टेकना, फिर उसके बाद हॉल की सीढ़ियां हैं, वहां पे मत्था टेक के ऊपर चढ़ना। वो जैसे जैसे उसने हमें गाइड किया था हम वैसे कर रहे थे। एंड इट वॉज थर्सडे। और 10 साल पहले संगत बहुत लिमिटेड होती थी, इतनी नहीं थी जितनी अब गुरुजी ने अपने साथ जोड़ी है। तो जब हम अंदर गए, इट वॉज अराउंड 8 PM, और 8 PM पे वहां पे मंत्र जाप अभी नहीं चल रहा था, शब्द चल रहे थे, और गुरबानी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती थी क्योंकि कभी सुनी ही नहीं थी गुरबानी। एनी हाउ मुझे तो ये भी नहीं पता था कि गद्दी के आगे मत्था टेकते हैं। मैं गई और बैठ गई वहां पे जाके, बस मैंने मत्था भी नहीं टेका गद्दी के आगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि गद्दी के आगे मत्था टेकना है। मैं और हस्बैंड जाके बैठ गए, और थोड़ी देर बाद चाय प्रसाद आया, और चाय प्रसाद अंकल कहते हैं आंटी चाय ले लो। पहले तो मेरा दिल किया मैं उनसे पूछूं, मैं आपको आंटी दिखती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने कुछ बोला नहीं। तो हमारे साथ में एक और आंटी बैठी हुई थी, वो मुझसे भी यंग गर्ल थी, तो उनको जब उन्होंने आंटी बोला, मैं कहा नहीं, यहाँ पे एक कल्चर है आंटी बोलने का। इट्स गुड कि मैंने अपना एग्रेशन नहीं दिखाया और मैंने कुछ नहीं बोला किसी को। चाय प्रसाद मिला। मैं अभी चाय प्रसाद वेट ही कर रही थी ठंडा होने की, तो मुझे बहुत, जैसे होता है ना न्यू बॉर्न बेबी की आवाज आती है रोते हुए जब बेबी बॉर्न होता है, मुझे उस हॉल में इतनी गुरबानी चलते, इतने स्पीकर्स में न्यू बॉर्न बेबी की रोने की आवाज आती है, और मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ मुझे कुछ नहीं दिखता। मैं फिर बड़ी परेशान, मैंने कहा गुरु जी के यहाँ पे मतलब कहाँ पे है छोटा बेबी। चारों तरफ नजर घुमा ली और मुश्किल से 100 या 200 संगत ही होगी हॉल के अंदर, कहीं कहीं नहीं नजर आया। कहीं तो नजर आए, फिर बैठी, फिर ऐसे ही देख रही थी इधर उधर, फिर छोटे बच्चे की रोने की आवाज आई, फिर इधर उधर देखा, कुछ नजर नहीं आया, क्योंकि ये समझ ही नहीं आया कि वो इशारा कर रहे हैं कि तू किस लिए आई है मेरे पास, वो तेरे को यही मिलेगा। एनी हाउ इट स्टार्टेड। बहुत अच्छा लगा, लंगर प्रसाद किया और घर आए। वापसी पे बस ये बोला हमने एक दूसरे को कि अच्छा लगा जाके, चलो जब भी टाइम मिलेगा आया करेंगे, ऐसे बोल के हम घर आ गए। एक हफ्ते बाद मेरे को ऑफिस में पता नहीं क्या हुआ,
मुझे दिल किया कि मैं वापस बड़े मंदिर जाऊं। मैं गुड़गांव में जॉब करती थी, तो मैंने ये सोचा कि मैं 5 बजे निकल जाऊंगी बोल के। मैं 5 बजे निकल गई और मैं बड़े मंदिर पहुंच गई अराउंड 5:45। तब बड़े मंदिर 7 o'clock खुलता था। वहां पे एक गार्ड ने मुझे बोला, हाँ जी आंटी। मैं कहा मुझे अंदर जाना है। कहते आंटी अभी टाइम नहीं हुआ, आप वेट करो। इतने में अंदर से कोई सेवादार आते हैं, वो कहते हैं आओ आंटी आ जाओ अंदर। मैं कहा हाँ, मेरे को पता नहीं था कि 7 o'clock का ही टाइम है, मैं थोड़ा सा जल्दी आ गया हूँ। कहते कोई बात नहीं, आप आ जाओ अंदर। मैं अंदर गई, मैं जाके कोने में बैठ गई। एक अंकल आए, वो कहते हैं आंटी आप सेवा करोगे। मैंने कहा अंकल सेवा? मैं कहा सेवा मतलब बिल्कुल आप एक लेम जैसे एक होता है ना नॉर्मल से, समझ नहीं आया क्या कहना चाह रहे हैं वो आपको। मैं कहा हाँ जी अंकल बताइए क्या करना है। कह रहे चलिए। और आप संगत जी मानेंगे नहीं, वो अंकल मुझे झूले की तरफ ले गए और उन्होंने मुझे ये बोला कि आंटी हमने यहाँ पे रंगोली बनानी है और आप यहाँ पे झूले के नीचे सफाई करो सारी। वो पहली सेवा थी जो गुरुजी ने मुझे एक इशारा दिया। वहां पे मैंने पूरा झूले के नीचे सारी सफाई की और सफाई करके मैं बस बैठ गई। इतने में सत्संग का टाइम हो गया, बड़े मंदिर खुल गया दर्शनों के लिए। लाइन से, क्योंकि ऑर्डर होता था तो लाइन से ही दर्शन किए, बैठे, चाय प्रसाद ली और मैं घर वापस आ गई। मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि आज ये हुआ। कहते चलो वेरी गुड, अच्छा लगा होगा। मैं कहा हाँ जी अच्छा लगा मुझे जाके। मैं कहा फिर चलेंगे अमित। कहते ठीक है। इस दौरान मेरा जो ट्रीटमेंट था आईवीएफ के बाद, क्योंकि हम नहीं करा रहे थे, लेकिन समहाउ गुरुजी के बारे में सुनना और जैसे जैसे मुझे मोटिवेशन मिलती थी कि आप फिर से डॉक्टर्स के चक्कर काटना शुरू करो, तो मैं डॉक्टर्स के चक्कर तो नहीं काट रही थी, लेकिन मैंने सिर्फ एक गायनेकोलॉजिस्ट को फोन पे ही कंसल्ट करना शुरू कर दिया कि आप मुझे ये दवाई दो और ये मेरी सारी रिपोर्ट्स हैं जो मैं आपको सारी मेल कर रही हूँ। तो उस डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप एक बार आ जाओ, उसके बाद मैं आपको बार बार नहीं बुलाऊंगी। हम गए तो डॉक्टर ने मुझे थोड़ा सा ये हिंट दिया कि मेरे में कुछ प्रॉब्लम है, तो हम उसका एक छोटा सा ऑपरेशन करेंगे और फिर आपको कंसीविंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें हैरानगी इस बात की हुई कि हम इतने डॉक्टर्स के पास गए, किसी ने आज तक हमें ये प्रॉब्लम नहीं बताई। ये प्रॉब्लम कहाँ से आ गई दोबारा और ये क्या था नहीं समझ आया। बट एनी हाउ उन्होंने ऑपरेशन बोला, हमने ऑपरेट कराया और मेरे बहुत गंदी पेन हुई उसके बाद। मतलब मैं 2 दिन तक आई वॉज नॉट एबल टू कम आउट ऑफ द नर्सिंग होम। वो डॉक्टर ने मुझे बोला भी कि आप परेशान नहीं हो, प्रॉब्लम ज्यादा थी इसीलिए हमें ऑपरेट करना पड़ा था, लेकिन अब आई एम श्योर कि आप कंसीव कर लोगे। मैं कहा लेट्स सी। तब तक मैं गुरुजी के साथ इतना नहीं जुड़ी थी, मुझे पता ही नहीं था कि उनका सरेंडर क्या होता है, क्योंकि समझ ही नहीं था, अभी शुरुआत ही हुई थी। एक जब मंडे को हम लोग गए, अचानक मैं पहुंची क्योंकि गुरुजी ने मंडे को बुलाना था, उन्होंने कुछ समझाना था। तो वहां पे तब सत्संग हुआ करते थे, ग्रुप्स में लोग अपने सत्संग शेयर किया करते थे। तो एक आंटी ने शेयर किया कि वो कंसीव करना चाहती थी, लेकिन गुरुजी ने कहा कि तूने मांगना नहीं है, मुझे मानो। तो मुझे उस वक्त ये समझ आया कि मुझे उनको ये नहीं कहना कि मुझे बेबी दो, मुझे ये उनको कहना है कि मुझे ठीक करो, मुझे ब्लेस करो ताकि मैं अपनी फैमिली आगे बढ़ा सकूं। एंड यू वोंट बिलीव संगत जी, मैंने वहां पे सिर्फ जल प्रसाद और लंगर प्रसाद ऐसे खाना शुरू किया कि ये मेरे लिए ब्लेसिंग्स है और मैं अंदर ही अंदर अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। मैंने वो खाना शुरू किया और विद इन अ मंथ मैंने कंसीव कर लिया। अब मेरे लिए और अमित के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। अच्छा, इसके बीच में मैंने आपको बताया नहीं कि आईवीएफ से पहले मेरे 2 अबॉर्शन हो गए थे। कंसीव करती थी लेकिन हार्ट बीट नहीं आती थी और मुझे अबॉर्ट कराना पड़ता था। लेकिन अब हमें फिर वही डर था कि हार्ट बीट आएगी या नहीं आएगी। एनी हाउ मुझे थोड़ा सा ये था कि अगर मैं प्रसाद खाऊंगी तो हार्ट बीट जरूर आ जाएगी। लेकिन क्योंकि हम हैं बेवकूफ और हम गुरुजी को भी आजमाए, मैंने आजमाया, मैंने गुरुजी के आगे ये क्वेश्चन पुट किया जब मैं गई थी कि गुरुजी आप मुझे बेबी कैसे ब्लेस करोगे।
जल्दी करोगे, महीने में करोगे, 2 साल में करोगे, 3 साल में करोगे? आई हैव स्टार्टेड आस्किंग फॉर दी डेट्स। मैंने उनको एक टाइमलाइन दे दिया। तो ऑब्वियसली जब आप एक शक्ति को टाइमलाइन दोगे जो आपको नहीं पता आप क्या कर रहे हो, तो मैंने उनको टाइमलाइन दिया और उन्होंने मुझे विद इन अ मंथ कंसीव मैं कर गई। डॉक्टर्स के पास गई तो डॉक्टर ने मुझे ये बोला कि वीक प्रेगनेंसी है, आई एम नॉट श्योर कि सस्टेन करेगी या नहीं करेगी। मैंने गुरुजी को बोला कि अगर आप में शक्ति है तो आप इसको सस्टेन कराओगे। मैंने फिर उनको चैलेंज किया क्योंकि दिमाग था ही नहीं कि हम कर क्या रहे हैं। एनी हाउ वो सस्टेन नहीं की और मैं बहुत परेशानी हुई। मैंने कहा, ये मैंने अपनी फ्रेंड को फोन किया, मैं कहा तुझे मैंने कहा था ना कि कुछ नहीं होता, देख ले। तेरे उस गुरु ने भी वही किया जो हमारे साथ ऑलरेडी हो रहा था। एंड शी सेड नहीं, मैं मान ही नहीं सकती, मैं मान ही नहीं सकती कि वहां पर तेरी झोली ना भरे। मैं कहा रिपोर्ट्स आ गई है, नेगेटिव रिपोर्ट है, मेरा कल डीएनसी है और मेरे फिर कोई पेन होगी तो देखो। कहती कुछ नहीं होगा, तो अभी ये ट्रीटमेंट करा, आई एम श्योर तेरे को कोई पेन नहीं होगी। मेरी फ्रेंड वो इतनी कॉन्फिडेंट थी और जब मेरी डीएनसी हुई एंड इट वाज द लास्ट डीएनसी, मेरे को कोई पेन नहीं हुआ और डॉक्टर ने मुझे ये बोला कि मुझे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी। मे बी कुछ ऐसा हुआ कि इन्होंने कुछ लापरवाही हो गई इनसे, अदरवाइज देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, शी विल कंसीव अगेन। डॉक्टर ने हमें ये बात बोली। अब मैं गुरुजी के पास महीने के बाद गई। पहले तो मैंने उनको बहुत, जैसे हम गुस्सा होते हैं कि आपने क्यों किया, आप क्यों मेरे साथ, और मैं सुनती थी कि गुरुजी बहुत परीक्षा लेते हैं, निचोड़ते हैं। तो मैंने उनको कहा आप निचोड़ते क्यों? हम ऑलरेडी इतने निचड़े हुए हैं अपने लाइफ से, हम इतने परेशान हैं अपनी लाइफ से कि आपको भी और कुछ नहीं मिला तो आप भी हमें स्क्वीज करोगे। मैं बहुत रोई, बहुत बोला। मैंने कहा अगर आप अपनी तरफ या अपना हमें नहीं बना सकते हो तो बता दो, हम यहाँ आज के बाद नहीं आएंगे। मेरे ख्याल से वो दिन था। उसके बाद गुरुजी ने मुझे धीरे धीरे अपने सत्संग सुनाने शुरू किए, किसी न किसी रूप में जोड़ना शुरू किया, बार बार मंदिर बुलाना शुरू किया। जब मैं मंदिर आना बार बार शुरू हुई तो मुझे समझ आया कि सरेंडर क्या होता है। पहले मुझे वो समझ ही नहीं थी। सरेंडर होने के बाद मैंने उनको कहा, मैं कहा मुझे ये समझ नहीं आ रहा गुरुजी कि सरेंडर क्या होता है, लेकिन मुझे सिर्फ ये पता है कि अगर मैं आपके साथ, आपके चरणों के साथ जुड़ गई तो फिर मुझे लाइफ में पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है। तो अब कैसे जोड़ना है, क्या करना है, मैं आप पे छोड़ती हूँ। मैंने बस इतना बोला। इतने में मुझे मेरी एक भाभी जो श्री श्री की बहुत बड़ी फॉलोअर है, वो बहुत मेडिटेशन करती हैं, तो उनके पास भी मैं बीच में गई थी अपनी कंसीविंग के लिए, क्योंकि उसमें भी ट्रीटमेंट होता है कि वो रेकी करती है और आपको ट्रीट करती हैं। तो उन भाभी का फोन आता है कि पूजा तू मेडिटेशन क्यों नहीं करती? अचानक से मैंने कहा भाभी मेडिटेशन, मैं कहा मुझे तो मेडिटेशन नहीं आती। मैं कहा मेडिटेशन में तो आपको ध्यान लगाना पड़ता है। मैं कहा मैं तो इतनी कंफ्यूज रहती हूँ, इतनी भागा भागी है लाइफ में, मैं कहा मैं क्या मेडिटेशन करूंगी? कहते बेटा कोई बात नहीं, श्री श्री का एक शुरू हो रहा है प्रोग्राम, तो उसमें तुम जाओ, हफ्ते में 3 दिन जाना है। मैं कहा ओके। मैं गई, वहां पे मेडिटेशन सिखाई गुरुजी ने। मेडिटेशन होती क्या है कि आप हर चीज को एक्सेप्ट करते हो अपने एनवायरनमेंट में एंड यू फील हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। एक कामनेस होती है, वो सिखाया। जब मेडिटेशन आई तब जाके गुरु जी के साथ कनेक्शन होना शुरू हुआ, उस रब को समझना शुरू हुआ, क्योंकि तब आप सिर्फ उनके साथ जुड़ते हो। आसपास लोग कौन कहाँ क्या कर रहा है, क्या बैठा हुआ है, नहीं समझ आता। आंखें बंद करना और आंखें बंद करके मेडिटेशन करना में बहुत डिफरेंस था। बहुत शुक्राना उनका गुरु जी का कि मेडिटेशन सिखाई, और उस मेडिटेशन में गुरुजी ने मुझे सरेंडर सिखाया। मैंने उस मेडिटेशन में ही, उस सरेंडर में ही गुरुजी से कहा कि मेरे को डायरेक्शंस दो कि मैं किस डायरेक्शन में जाऊं, मैं दोबारा डॉक्टर के चक्कर काटूं। तो मेरे को सिर्फ एक ही आंसर आया कि नहीं, हूं तो मेरे नाल ही जुड़। तो मैं सुनती थी कि यहाँ पे सेवा होती है।
मैंने अपने हस्बैंड से बात की कि मेरा ना अब गुरुजी के पास ना सेवा करने का मन करता है, मुझे नहीं पता कैसे लगाएंगे नहीं लगाएंगे, लेट्स सी। मैं एक दिन जाती हूँ, वहां पे मुझे राजीव अंकल मिलते हैं और राजीव अंकल को मैंने बोला कि अंकल मुझे सेवा करनी है। कहते हाँ आंटी तुसी सैटरडे को आ जाना, फिर बात करते हैं। उन्होंने और कोई चौथी बात नहीं की मुझसे, उन्होंने कोई और चौथी बात नहीं की और मैं चली गई। सैटरडे आया और सैटरडे को मैं पहुंची और राजीव अंकल थे। कहते हाँ जी आंटी। मैंने कहा अंकल आपने सेवा के लिए बोला था। कहते झूले पे सेवा करोगे आप? मैं कहा झूले पे? मैं कहा वहां पे क्या सेवा करनी है, सफाई करनी है? कहते नहीं नहीं मैं आप समझाता हूँ। उन्होंने समझाया कि ऐसे संगत आएगी, उनको डायरेक्शन देने हैं। अब फिर झूले पे सेवा आई। अब झूले पे जब सेवा आई तो समझ नहीं आया कि ये झूले पे सेवा क्यों मिली। झूले पे सेवा इसलिए मिली क्योंकि उन्होंने मेरे को, मैंने अपनी मदर इन लॉ को ये बात बताई क्योंकि वो हमारे साथ नहीं रहते थे, वो लोग पंचकुला रहते हैं। तो मैंने मदर इन लॉ को बताया कि ऐसे ऐसे मैं गुरुजी के जाती हूँ, वहां पे मेरी सेवा लगी है झूले पे। तो उन्होंने अपने भोले मन से कहा अच्छा झूले पे लगी है तो बेटा वहां पे खिलौने रख दे, तो तेको जल्दी से वो ब्लेस कर देंगे। मैं कहा खिलौने रख दो? मैं कहा मम्मा टॉयज कहाँ से रखूंगी वहां पे? कहते नहीं नहीं पूछ, वहां पे ना झूले पे टॉयज रख दे। उनको लगा जैसे एक बेबी का पालना होता है, क्रेडल होती है, तो वो चीज है। मैंने कहा नहीं मम्मा वो प्रॉपर झूला है गुरुजी का और वहां पे कुछ नहीं रख सकते, मैं वहां पे टच भी नहीं कर सकती, बस वहां पे खड़ी होती हूँ मैं। कहते अच्छा। कहते चलो गुरुजी ब्लेस कर ही देंगे, अब एक लड़ पकड़ लिया तो कर ही देंगे। अब मेरी एक्चुअल में सरेंडर और मेरा उनके साथ कनेक्शन उस सेवा से शुरू हुआ। ऐसा कोई दिन नहीं होता था जब मैं सेवा पे रोती नहीं थी। ऐसा कोई दिन नहीं होता था कि जब गुरुजी मुझे सेवा में अपने होने का एहसास नहीं दिलाते थे। बहुत एहसास दिलाया, बहुत ब्लेसिंग दी। समहाउ सेवा सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, वहां से हिलने का दिल नहीं करता था क्योंकि उनकी प्रेजेंस फील होती थी। बहुत शिद्दत से गुरुजी ने वो सेवा कराई, बहुत शिद्दत से कराई। और जब वो सेवा हो रही थी तो नहीं समझ आया कि वो क्या काट रहे हैं मेरा। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने परीक्षा नहीं ली। हर किसी ना किसी सैटरडे पे बहुत न्यूबॉर्न बेबीज को लेके जैसे लोग आते हैं, मत्था टिकवाते थे। और मैं फिर उनको देख के कि गुरुजी मैं कब लाऊंगी, मेरा बच्चा कब आएगा जब मैं आपके चरणों में उनको मत्था टिकवाऊंगी। मैं पूछती थी उनसे और कोई आंसर नहीं आता था। मैं कहा चलो आपकी मर्जी। सेवा के बाद गुरुजी ने 9 मंथ्स हुए होंगे अभी सेवा को, ये मुझे बाद में कैलकुलेशन समझ आई। एकदम मेरा मन किया कि बस बहुत हो गई सेवा झूले के पास, अब मुझे आपके चरणों के पास बैठना है। मैं वापस गई अंकल के पास। मैंने कहा अंकल आई एम सॉरी मुझसे सेवा नहीं होगी। कहते क्या मतलब? ये बात बहुत अजीब थी बड़े मंदिर में बोलना कि मुझसे सेवा नहीं हो रही, मुझे गुरुजी के पास बैठना है। कहते चलो देखते हैं। उन्होंने ये बात बोली। मैं कहा नहीं अंकल मैं नेक्स्ट सैटरडे सेवा नहीं करूंगी, मैं आऊंगी लेकिन मैं गुरुजी के पास बैठूंगी। मैं आई, नेक्स्ट सैटरडे मैं गुरुजी के पास ही बैठी और ये चलता रहा। एक सैटरडे आया 8 मार्च, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं जब मैं सेवा भी कर रही थी तब भी गुरुजी ने मुझे ये कहा था कि तुम मांगना मत, जब मैं दूंगा मैं अपने मर्जी से तुम्हारे वक्त पे दूंगा, तुम्हारे कर्म ऐसे हैं जो तुम्हें काटने हैं। वो बार बार मुझे ये मैसेज भिजवा रहे थे। मैंने सेवा के बाद जब मैं गुरुजी के चरणों पे बैठी, मैंने विद इन अ मंथ दोबारा कंसीव किया और इस बार मैं श्योर थी कि कुछ नहीं होगा। डॉक्टर ने भी कहा कि कुछ नहीं होगा, एवरीथिंग विल बी फाइन, अच्छी प्रेगनेंसी है। समहाउ मैं आती रही और एक बार क्या हुआ कि डॉक्टर ने मुझे कहा कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आपको बेड रेस्ट है। मैंने नहीं माना। मैं कहा नहीं मैं बेड रेस्ट नहीं करूंगी, मैं गुरुजी के जाऊंगी, लंगर प्रसाद करूंगी और सब ठीक हो जाएगा।
मैंने जिद पकड़ी हुई थी, मैं गुरुजी के पास आई, ये विश्वास था कि लंगर प्रसाद करूंगी और ठीक हो जाएगा। मैंने लंगर प्रसाद किया और उस दिन मेरी तबीयत बहुत खराब थी और मैं वॉशरूम जाती हूँ और मेरा वहीं पे अबॉर्ट हो जाता है। मेरी मदर मेरे साथ थी, मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, मैं बाहर आके चुप थी, पागल थी, ना मैं कुछ बोल पाऊं अपनी मदर को, ना मैं अपने हस्बैंड को कुछ बता पाऊं। मैंने बस अपने हस्बैंड को ये बोला बड़े मंदिर से बाहर निकल के कि हम आज के बाद यहाँ नहीं आएंगे। मैं इतनी अपसेट हो गई थी। उन्होंने मुझे रात को पूछा क्या हुआ है मुझे बताओ, तो जब मैंने उनको बताया, कहते नहीं ये नहीं हो सकता। मैं कहा हो गया है। वी वेंट टू अ डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा कि हाँ ये मैंने आपको कहा था कॉम्प्लिकेशन हो रही है, लेकिन गुड टाइम से पता चल गया, नहीं तो आपके और अंदर कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम हो जाती कि आप कभी दोबारा से कंसीव कर ही नहीं पाते। पता नहीं समहाउ फिर गुरुजी का शुक्राना निकला मुंह से कि पता नहीं आपने किस विपता से निकाला है। फिर उनके पास बैठना शुरू किया। 8 मार्च को सैटरडे था और मैं बड़े मंदिर की तरफ आ रही थी एंड 8 मार्च इज अ वुमेन्स डे। मैंने कहा पता नहीं गुरुजी आज वो कौन सी लकी वुमेन होगी जो आपका भोग लगाएगी, आप अपने पास उनको अपने चरणों पे बिठा के उनको ब्लेस करोगे। मैं सिर्फ सोचती हुई आ रही थी बड़े मंदिर। ये मैं आई, मैं अराउंड 7:30 पहुंची, उस दिन काफी लेट पहुंची बड़े मंदिर। मुझे अंकल ने उठाया, आओ आंटी। मैंने कहा हाँ जी। तो मुझे समझ नहीं आया कि मुझे वो भोग के लिए लेके जा रहे हैं। वुमेन्स डे 8 मार्च को गुरुजी मुझे अपने रूम में बुला के जब उनका भोग लगता है, भोग लगा, मुझे आवाज आई है अंदर से कि झोली आगे कर। मुझे समझ नहीं आया वो क्या कह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा अपनी झोली आगे कर। मैंने अपनी झोली आगे की और मुझे सिर्फ एक आवाज आई कि जा तेरा कल्याण कितना, आज तो काउंट कर ले, पूरे 9 महीने बाद यू विल बी ब्लेस्ड। और मैं चुप, नम, क्योंकि वो मेरा पहला टाइम था जब मैंने भोग लगाया था। तो आप वैसे ही ब्लैंक हो जाते हो उस शक्ति के आगे बैठ के। वो रूम का ऑरा ऐसा इतना जबरदस्त था कि आप शिवर करते हो अंदर से। मैं बाहर आई और मैं सब कुछ भूल गई कि क्या अंदर हुआ नहीं हुआ, कुछ याद नहीं। उसके बाद मैं आपको पहले ये बता दूं कि 8 मार्च से पहले बीच में भी कई बार ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि गुरुजी ने मुझे जैसे समझाया हो कि जो मैं, क्योंकि मैं बहुत परेशान थी, तो मेरे को मेरे ब्रदर ने आके बताया कि मैं जब मेडिटेट कर रहा था तो गुरुजी ने मुझे ये बात बोली कि अगर वो बेबी हो जाता जो इसका अभी गया है तो वो एबनॉर्मल बच्चा सी, क्योंकि ਇਹਨਾਂ ਦੇ कर्म मैसेज सी। अगर वो हो जाता ये सारी जिंदगी रोंदे। और उसके बाद मैंने अपने ब्रदर को कहा मैं मान लेती हूँ क्योंकि उस रब से बढ़कर कुछ भी नहीं है, अगर उन्होंने कुछ ऐसा मैसेज मेरे लिए भेजा है तो ये सही होगा। एनी हाउ 8 मार्च के लंगर के बाद, भोग के बाद 16th November 2014 I was blessed with a baby girl। आप काउंट कर सकते हो 8 मार्च से लेकर 16 नवंबर। और मुझे याद नहीं था, मुझे बिल्कुल याद नहीं थी ये बात। और गुरुजी ने मेरे ब्रदर को ये बात बोली थी उस वक्त कि जब मैं दूंगा मैं इतनी मीठी चीज दूंगा कि सारी दुनिया देखेगी। और वाकई गुरुजी ने जब हमें हमारी बिटिया ब्लेस की तो हमने उसका नाम भी मिट्टी रखा, क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं था। हमने तो अचानक ही नाम मिट्टी रख दिया। और वैसे उसका नाम मनस्विनी है। अब मनस्विनी को हॉस्पिटल से लेके आना और बिना गुरुजी के मत्था टिकवाए मैं जा ही नहीं सकती थी। तो जिस अंकल के साथ शुरू हुई थी जर्नी, राजीव अंकल के साथ, उन्हीं को मैंने फोन किया। मैंने कहा मुझे बिटिया को लेके आना है मत्था टिकवाने के लिए। सर्दी थी, 16 नवंबर, आप समझ सकते हो 21 नवंबर को मैं उसको ले गई बड़े मंदिर।
और अंकल ने मुझे बोला कि ठंड बहुत है, मैं कहा नहीं मैं आ रही हूँ। और गुरुजी ने, अंकल ने ही उसको चरणों पे लगा के उनका मत्था टिकवाया। मैंने बहुत शुक्राना किया उस रब का कि आपने मेरे को ब्लेस फाइनली कर दिया हमें इतनी मीठी चीज के साथ। पूरे पंडित ये कहते रहे कि इनके कुंडली में 2 बेटे हैं, और माय हस्बैंड वाज सो हैप्पी बिकॉज वो हमेशा चाहते थे कि बेटी हो। मनस्विनी आई और लाइफ चेंज हो गई। 31 दिसंबर को मेरे हस्बैंड, क्योंकि सेवादार वो भी हैं, गुरुजी ने उन्होंने उनको भी गुरुजी ने ब्लेस किया अपनी सेवा से। 31 दिसंबर को मैं और मनस्विनी हम लोग घर पे थे, मेरी मदर इन लॉ थी, हम सब घर पे थे। तो मेरे रूम में बहुत बड़ा स्वरूप है गुरुजी का, तो वो था। तो मैं शब्द चलाए हुए थे और सुन रही थी और मेडिटेशन कर रही थी। तो एकदम गुरुजी कहते तू भूल गई। मैंने कहा क्या भूल गई गुरुजी? कहते याद कर 8 मार्च से 16 नवंबर। और मेरी तब, मैंने कहा गुरुजी, कहते हाँ, कहते ब्लेसिंग्स वो होती हैं जो आपको मैं बताता हूँ, और वो आपको तब तक नहीं आगे बोलनी होती जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाती। कहते, और गुरुजी ने यही भी सिखाया मुझे कि आप जो भी मांगते हो आपको ये पता ही नहीं होता कि आप अपने लिए अच्छा मांग रहे हो कि बुरा मांग रहे हो। तो सिर्फ बख्शना मांगो उस गुरु से, उस रब से सिर्फ ये मांगो कि हमें बख्शे। हमारे कर्म ऐसे हैं कि हमें हर कर्म में हमें बख्शे। सिर्फ बख्श मांगो और कुछ नहीं मांगने की जरूरत। और संगत जी, इतना ही नहीं, जब मनस्विनी हुई उसके बाद मैं उसको जब मत्था टिकवाने लेके गई दोबारा से आफ्टर फ्यू मंथ्स, तो वो कुछ 2-2.5 महीने की होगी। और मैं तब गई तो वहां पे मत्था टेका, इसको टिकाया, वहां पे सेवादार मिले। मैं जैसे ही बैक जो गुरुजी का जो रूम है उसके पीछे जो सीढ़ियां है, वहां से मैं जब सीढ़ियां उतरी टूवर्ड्स वो जो वहां पे किचन है, और वहां पे जैसे मैं उतरती हूँ तो एक आंटी आती है किचन की तरफ से, भागी हुई 2 आंटियां आती हैं। वो कहती हैं बेटा ये आपके बच्चे के लिए। और उसमें क्या होता है? नजरिया। मैंने कहा ये, कहते हैं पता नहीं आप आंटी, ये सुबह से किचन में, आज हमने आज जब बड़े मंदिर की किचन खोली है तो वहां पे स्वरूप के पास ये नजरिया पड़ा हुआ था। हम सारे बहुत परेशान थे ये नजरिया कहाँ से आया। तो अंकल ने यही बोला कि जिस बच्चे के लिए होगा गुरुजी अपने आप दिलवा देंगे। और वो नजरिया था भी कोई नॉर्मल बीट्स का नहीं था, वो तुलसी बीट्स का नजरिया था। तुलसी बीट्स का नजरिया मुझे बहुत मुश्किल से अगर मिलता भी है तो सिर्फ चांदनी चौक पे मुझे पता चला, क्योंकि जब ये बड़ी हुई तो इसका वो टूट गया था, तो मुझे वो नजरिया दोबारा से ठीक कराना था। तो मुझे कहीं भी नहीं मिला तुलसी बीट्स का जरिया आसानी से, बहुत मुश्किल से मुझे मिला। गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं मनस्विनी को, हमें अब तक देते रहे हैं। अनडाउटेडली बहुत प्यार करते हैं गुरुजी, अनडाउटेडली बहुत स्ट्रगल भी है लाइफ में, लेकिन जीना सिखाते हैं। आई लॉस्ट माई फादर 2 months ago, सॉरी, मेरे फादर की डेथ हुई है। और मेरे फादर मेरी स्ट्रेंथ थे। आई रियली मिस हिम, बट गुरुजी जब मुझे बार बार ये कहते कि तेरा प्यो मेरे कोलार बहुत खुश है तो मुझे शांति मिलती है। पापा की डेथ भी बहुत पीसफुली हुई है। हमें बहुत डर था, जिस तरह से डॉक्टर्स हमें बता रहे थे उनकी लंग्स में पानी भरा है। कुछ डायग्नोज नहीं हुआ, कोई कहता है कोई कैंसर है, कोई मतलब कभी कोई डॉक्टर कह रहा है कैंसर है। लंदन तक रिपोर्ट चली गई, उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा। लंदन में ही तो यही रिपोर्ट आई कि कैंसर है, लंग कैंसर हुआ है और लास्ट स्टेज है जो क्योरेबल नहीं है। यहाँ पे बीएल कपूर में दिखाया तो उन्होंने, क्योंकि पानी भर रहा था, कोविड टेस्ट पहले कराया। सबसे पहले कोविड टेस्ट हुआ तो वो नेगेटिव आया। उसके बाद बीएल कपूर वालों ने बड़ी मुश्किल से ट्रीटमेंट का किया कि ठीक है आप एक बार पेशेंट को ले आओ। ऑल्दो ही वाज
वेरी ओल्ड, 80 अबव थे, लेकिन डर भी था। लेकिन डॉक्टर ने कहा अगर लंग्स में पानी है, हमें पानी तो निकालना पड़ेगा, और अगर ये कैंसर है तो ये पता चल जाएगा। पानी निकालते ही हम सैंपल लेंगे और पता चल जाएगा। सैंपल की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई, कैंसर नहीं था। कोई डॉक्टर ये नहीं कहता कि आप उनको एडमिट मत करो। उस डॉक्टर ने मेरे ब्रदर को ये बोला कि जो उनकी कंडीशंस है, अगर आप उनको यहाँ आप बायोप्सी भी करा लोगे, बायोप्सी के बाद जब तक बायोप्सी की रिपोर्ट आएगी, अगर पेशेंट ही नहीं रहेगा तो क्या फायदा। एंड विदिन 2 डेज गुरुजी ने पापा को अपनी शरण में ले लिया। बहुत तकलीफ होती है अपने पेरेंट्स को देखना, बहुत तकलीफ होती है अपने उस स्ट्रेंथ को देखना कि वो जा रहे हैं। लेकिन अगर आज मैं स्ट्रगल कर रही हूँ लाइफ में, इफ आई एम स्टिल फाइन और मैं अभी थोड़ी सी पीस में हूँ, तो जस्ट बिकॉज ऑफ हिम, जस्ट बिकॉज ऑफ गुरुजी, जस्ट बिकॉज ऑफ गुरुजीज लव, हिज ब्लेसिंग्स, हिज गाइडेंस, हिज टीचिंग्स। हर चीज आती जाती रहती है, लेकिन ऐसा गुरु मिलना बहुत मुश्किल है। और सिर्फ इनसे जुड़ो, सिर्फ जुड़ो। अगर आप जुड़ोगे तो आप ये देखोगे आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स धीरे 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 अपने आप ठीक हो जाती है, अपने आप ठीक हो जाती है। मेरे को ये पता है कि अगर आज मैं स्ट्रगल कर भी रही हूँ तो उसमें भी उनकी कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, क्योंकि आगे लाइफ में मेरे लिए बहुत अच्छा टाइम लिखा हुआ है। अगर आज पेरेंट्स सबके जाते हैं, लेकिन हाँ मेरे लिए मेरी स्ट्रेंथ थी। और अब मैं ये कहती हूँ गुरुजी से कि गुरुजी आपके पास मेरी स्ट्रेंथ है, अब तो ये डबल हो गई। और वाकई आप मानेंगे नहीं संगत जी, ऐसा कोई दिन नहीं होता जब पापा मेरी ड्रीम्स में नहीं आते। गुरुजी मुझे बार बार दिखा रहे हैं दैट ही इज इन अ पीस, मत परेशान हो। एंड यू वोंट बिलीव द वे गुरुजी इज टेकिंग माई लाइफ ऑन। मेरा बहुत बड़ा ड्रीम था कि मैं अपना एक एकेडमी, एक एजुकेशनल एकेडमी शुरू करूं, जो गुरुजी ने इस लॉकडाउन में शुरू करा दी, पापा की डेथ से पहले ही शुरू करा दी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि गुरुजी मुझे इतना ब्लेस करेंगे, मेरी लाइफ को इतना इजी मोल्ड कर देंगे। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। आप हर वक्त हमारे साथ हो। जय गुरुजी। थैंक यू संगत जी।